इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि हमें पता है, कोई भी चार्ज हो, ये चार्ज खुद के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। तो आप यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेन पर्पज इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को दिखाना होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने एक कर्व प्लॉट किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इस कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट P, ये है सेकंड पॉइंट Q, और ये थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर R ले लेते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा, आप इस कोर पर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे कि ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट P इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी डायरेक्शन हमें दिखाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग इसे EP से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से अगर आप लोग Q इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये टेंजेंट हमें Q इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी डायरेक्शन शो करेगा। उसी तरह से अगर आप लोग R इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो R इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी वो हमें ये टेंजेंट शो करेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और एक बात समझो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे कि ये कोई चार्ज है और ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज खुद के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हो, अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसे ही हम लोग यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर रहा है इसकी वजह होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे विच along the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in electric field, and tangent to which, जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन शो करेगा। सो टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सिंपली आपको ये डेफिनेशन जो है वो याद रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेन पर्पज याद। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यह है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। जैसे अब भी हमने देखा, ये कोई कर्व है और ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कर्व के अंदर कहीं पर भी गैप्स प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ये स्मूथ कर्व की तरह होती है और इनके अंदर किसी भी तरह का गैप या फिर किसी भी तरह का ब्रेक प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। जैसे कि हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था इसके अंदर हमने देखा था कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर नेचर निगेटिव हुआ तो क्या होगा? निगेटिव के लिए हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे हमें इस तरह से दिखाई देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, मतलब एंड हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट भी हुआ तो ये कहाँ तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर आके वो रुकेगी। ठीक है। और एक बात याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से वो निकल रही है वो फिर से उसी पॉइंट पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो क्या कहीं पर क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है? नहीं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ से वो लाइंस आ रही है, हम कंसिडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो यहाँ पर भी किसी तरह का क्लोज लूप जो है वो फॉर्म नहीं होता। इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है हम इसके अंदर कह सकते हैं दे कैनॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at any point gives the direction of the electric field at that point। ये तो हमने डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि कोई भी टेंजेंट, अगर जैसे कि मानो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसके ऊपर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, वहां पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होंगी उसी की डायरेक्शन ये टेंजेंट हमें शो करेगा। यही हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कह सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो होती है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि अब यहाँ पे समझो, मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से ले लेते हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसकी डायरेक्शन ये है। और एज्यूम करो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पी इस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी वो कैसी होंगी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, सही है, तो ये करो मतलब पी इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ये टेंजेंट हमें देगा। उसी तरह से इस कर्व के लिए इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो पी इस पॉइंट पर मुझे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ये पी इस पॉइंट पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी पी इस पॉइंट पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। अब ये भी बहुत सिंपल है। तो यहां पे समझो, जैसे कि मानो ये कोई कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। सही है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से, मतलब इस कंडक्टर के अंदर से तो अभी भी पास नहीं होती। जहां पे चार्ज होगा वहां से ही आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस्ड होंगी, प्रोड्यूस्ड होंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर से, मतलब इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। और इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है क्या, क्या कोई चार्ज इसके अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर चार्ज ही उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। वही अपनी प्रॉपर्टी है। तो देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस give a measure of the strength of the electric field in any region. The electric field lines are close together in a strong electric field, far apart in a weak electric field, and parallel and equally spaced in a uniform field. इसको समझो अभी। जैसे कि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये शो कर रहा हूं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये जो लाइंस आप लोग देख पा रहे हो ये सारी की सारी एक दूसरे को पैरेलल है, साथ ही साथ इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब ये जितनी पास पास रहेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होंगी उतनी ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं इस तरह से शो करूं, अब ये लाइंस पैरेलल तो है एक दूसरे को, लेकिन आपस में एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। साथ ही साथ अगर इनमें स्पेस सेम होगा, इनमें स्पेस सेम होगा और ये एक दूसरे को पैरेलल होंगी, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग इसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब होता है कि आप लोग किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेक करो तो वो सेम ही निकल कर आएगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस हो तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास पास है और उसके बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और ये आपस में काफी दूर हो चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये स्ट्रांग होंगी और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को मिलेगी वो वीक मिलेगी, क्योंकि ये आपस में दूर हो चुके हैं। और इसे ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, इट इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर आप लोग ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हो इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली थ्रू दैट एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी तो वो जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस होती है उसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये कोई मेटल की प्लेट है और इसमें से ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी इस टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस को मिलाकर ही ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि कोई ये मेटल की प्लेट है और इस एरिया को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एरिया होता है ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है? तो एरिया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डेफिनेटली उसके डायरेक्शन होंगी, है कि नहीं? जैसे कि मानो ये एरिया में कंसिडर कर रहा हूं तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा इस सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, ठीक है। कोई भी एरिया आप ले लो, जैसे कि मानो ये बोर्ड है, अब ये एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगी ये इसे परपेंडिकुलर होंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो जो भी सरफेस होता है, जो आप सरफेस कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उस सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही एरिया की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। इसे भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग इस एरिया को कंसिडर कर ले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इसमें से पास होंगी। तो ये जो एरिया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनमें एंगल चेक कर लो आप कितना बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी? उसे परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये नॉर्मली जो वर्ड है ये परपेंडिकुलर को ही शो करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मुझे अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो एरिया कंसिडर करें तो ये एरिया हमने कंसिडर करे, ठीक है।
अब यहीं पर अगर प्लेट इस तरह से मैंने ड्रॉप करी होती तो अब ये वाला एरिया देखो, पहले एरिया जो था ये ज्यादा था, अब एरिया जो है ये कम है। तो इसमें से क्या ये सारी की सारी लाइंस पास होंगी? नहीं, अब इसमें से कम लाइंस पास हो रही है। जितनी ज्यादा लाइंस एरिया के अंदर से पास होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, एरिया अगर हम लोग कम कर देंगे तो उसमें से कम इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है हमें 5। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा? जैसे कि हमें यहां पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास रही, पास पास है इसका मतलब इसके डेंसिटी ज्यादा है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में दूर है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लो, ये कोई प्लेट में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्ट्रांग है, पास पास में ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन इसी प्लेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती, तो क्या इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम ही रहेगा? नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है क्योंकि इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम पास हो रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू ए। सही है। अब और एक बात को समझो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और इसके अंदर प्लेट जो है इस प्लेट को अब हम लोग इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया प्लेट को कैसे रखा हुआ है, इस प्लेट को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है। तो इसका एरिया कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये एरिया ले रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, ऐसे होंगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है कि नहीं? तो यहाँ पर एरिया की जो डायरेक्शन होंगी वो होंगी इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, वो ये है, दोनों भी वेक्टर ही है। तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अच्छा, जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उस प्लेट के एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होते हुए दिखाई दे रही है? यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही, मतलब दिखाई भी दी तो नेग्लिजिबल भी होंगी, कम से कम होंगी, है कि नहीं? लेकिन अगर यही प्लेट इस तरह से रखी होती तो, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा, बड़ी प्लेट अगर हम लोगों ने निकाले यहाँ पे तो इसमें से क्या होगा, इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। तो एरिया कौन से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया ले रहे हैं हम लोग ये वाला, है कि नहीं? तो इसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, इस तरह से। सही है। अगर उस प्लेट का एरिया ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, और इलेक्ट्रिक ये जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो ए है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, वो होंगी इस तरह से, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सही है, तो ये हो रहा है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर एरिया है तो अब इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, मतलब यहाँ पे थीटा बन रहा है 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री। तो कौन से एंगल पर आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा, आप बोलोगे यहाँ पे, जब एंगल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री हो। तो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पे मिनिमम होती है? कॉस थीटा बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? कॉस थीटा, अगर कॉस 90 लिए तो कॉस 90 0 बनेगा
और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होंगी, मतलब 1 होगी। सही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स cos थीटा के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? तो हमने अभी 3 चीजें देखी, जैसे कि पहले हमने देखा फाई एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम लोग क्या कहेंगे, cos थीटा के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए cos थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होंगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई ए cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स में हमने देखा है अगर ए बार डॉट बी बार हो तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। सही है। स्केलर में क्या लिखेंगे हम लोग, इसे ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा प्रेजेंट है, तो क्या मैं उसे वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई जो होगा ये होगा ई बार डॉट ए बार। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए ये जो फाई यहां पर होगा, ये फाई क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होंगी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इसके अंदर अभी जो हमने एरिया कंसीडर किए, ये एरिया रेगुलर शेप के, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट है या फिर स्क्वायर प्लेट है, या कोई भी एरिया ले लो आप, एरिया कैसा भी ले सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर एरिया इरेगुलर होता तो क्या करते, जैसे कि एरिया कुछ इस तरह से है इरेगुलर, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया लेना होगा और उस एरिया की डायरेक्शन चेक करनी होगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी होगी। तो हर एक पॉइंट पे आपको एरिया जो है वो लेना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, इसका सम ले लेंगे, सम कर देंगे। इसका मतलब हम इस केस में इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है। तो इरेगुलर शेप के लिए आप लोग इसे इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार से निकाल सकते हो। डीएस मतलब ये स्मॉल एरिया जो होगा उसे हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? रेगुलर शेप के लिए तो हमें यही यूज करना है, फाई इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार। लेकिन इरेगुलर शेप भी दिया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो है वो यूज करना होगा। ठीक है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट्स में डालो, मैं आपका आंसर जो है, रिप्लाई जो है वो 100% दे दूंगा।